हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आपके 6th चैप्टर का, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बहुत सारी जो घटनाएं थी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। नेक्स्ट घटनाएं जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और उसमें फर्स्ट है सर्च फॉर ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि नेहरू जी की भी तमन्ना थी कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाए, जिसमें आईसीएस और आईएएस अधिकारी थे। पहले आईसीएस बोलते थे, फिर आईएएस अधिकारी, क्योंकि वो सोशलिस्ट पैटर्न अपना रहे थे डेवलपमेंट का, और जिसमें सारे काम सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए जाते थे, ऑफिसर के द्वारा। लेकिन ये ऑफिसर काम करने में, मतलब सरकार का जो ऑर्डर थे उनको मानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, अपनी चलाते थे, मतलब ये कह सकते हैं। तो नेहरू जी की ये तमन्ना ही रहेगी कि उनको ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड बनाया जाए। और जुडिशरी उस टाइम ऐसा थी कि लोकप्रिय सरकार थी, नेहरू जी का कद बहुत बड़ा था, तो जुडिशरी भी कोई ज़्यादा सा हस्तक्षेप कर नहीं रही थी। जो मामले आ रहे थे उसके सामने, जो भी प्रधानमंत्री के रूप में फैसले लिए जा रहे थे नेहरू के द्वारा, जो कोर्ट केस हो रहे थे, फिर उनके लिए सरकार जो फैसला ले रही थी वो जुडिशरी के द्वारा लगभग माने जा रहे थे। लेकिन अब तक जो तस्वीर थी जुडिशरी की और ब्यूरोक्रेसी की वो बदल चुकी थी। वो कैसे बदली, देखिए। सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और कमिटेड जुडिशरी क्या होती है। हमारी जुडिशरी को ताकत कहाँ से मिलती है? संविधान से। वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश की पावर सौंपी है, कुछ काम सौंपे हैं, और वो संविधान के प्रति लायबल है। संविधान ने उसे शक्तियाँ दी हैं, तो संविधान के प्रति ही वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जुडिशरी जो है वो, लेकिन जो सरकारें हैं कई बार ये चाहती हैं कि जुडिशरी उनके फेवर में काम करें, या जो कम से कम वो पॉलिसीज अपनाती हैं गवर्नमेंट लोगों के कल्याण के लिए, या असमानता को दूर करने के लिए, या प्रॉपर्टी लेने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें सरकार जो जुडिशरी है वो बाधक ना बने कम से कम। जैसे अभी ये गवर्नमेंट आई, इससे पहले भी आधार कार्ड को एक देना चाह रही थी सरकार कि आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। जैसे दूसरे देशों में एक यूनिक नंबर, आईडी नंबर होता है हर व्यक्ति का, उसी तरह हमारे देश में भी होना चाहिए। और सब तरह की, जैसे उसकी पुतलियों की स्कैनिंग, उसकी हाथों की स्कैनिंग, उसके सिग्नेचर, सब कुछ बायोडाटा जो है वो सरकार के पास होना चाहिए। और इस डाटा का प्रयोग फिर अपराधों को रोकने के लिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा सकता है इस तरह से, तो वो हो सकता है। लेकिन ये एक सरकार जो चाह रही थी, कंपलसरी कर रही थी, हर चीज़ में कंपलसर हो गया था आधार कार्ड का। लेकिन एक याचिका गई कोर्ट में इस आधार कार्ड के जो डाटाज हैं सरकार जमा करती है उसके विरुद्ध, कि ये हमारा जो आर्टिकल 21 है, लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, हमें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, उसको खंडन कर रहा है। खंडन कैसे कर रहा है कि भाई जी आप, हमें अधिकार है कि हम अपनी जानकारी किसी को ना दें, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मान लो एक हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, बच्चा एक के पास रहता है दूसरे के पास, तो इस तरह के डाटा प्रयोग करके, या जो हैकर्स होते हैं जो बैंकों से खाते आसानी से हैक कर लेते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, अगर उनके हाथों में चला जाए तो उनके जीवन को और उनके पैसे को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आप आधार कार्ड की या तो सुरक्षा, जो जानकारी ले रहे हैं डाटाज, वो सुरक्षा प्रदान करें, उसकी प्रॉमिस करें कि जो डाटा है वो कभी लीक नहीं होगा। और या फिर आप आधार कार्ड को कंपल्सन नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है, उसे आप खंडित नहीं कर सकते। अधिकार जरूरी है, कोई सिस्टम जरूरी नहीं। अगर कोई किसी सिस्टम से आपके अधिकारों को ही चोट पहुंचती है तो आप उसे लागू नहीं कर सकते। तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि डाटा जो पर्सनली रख नहीं सकती, डाटा गूगल वगैरह जो कंपनियां हैं अमेरिका की वो रखती हैं। तो इस वजह से, तो इस तरह से सरकार और जुडिशरी में, गवर्नमेंट और जुडिशरी में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।
सरकार ने कोई फैसला दिया, जुडिशरी ने फिर उसके विरुद्ध, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बार रिजर्वेशन दे दी थी बैकवर्ड क्लासेस को, तो जुडिशरी ने उसको खारिज कर दिया था। तो इस तरह से बातें होती रहती हैं। और इंदिरा गांधी क्या चाह रही थी कि जो प्रो पुअर्स जो पॉलिसी वो अपना रही थी, जो सोशलिज्म का पैटर्न वो लेकर चल रही थी, जो उसने वायदे किए थे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाने के देश की इकोनॉमी में, या जो इकोनॉमी डाउन थी उसको उभारने के लिए वो चाह रही थी कि भूमि का अधिकार सीमित होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी डीपीएसपी की होनी चाहिए, मतलब इसके तहत हम जो काम करें वो करने दें, हमें फंडामेंटल राइट्स पर जो रोक लगाएं हमें लगाने दें। किसी के बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, देश की में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी हम डेवलपमेंट के नाम पर ले रहे हैं तो हमें लेने दें, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप ना करें। लेकिन कोर्ट इंदिरा गांधी के प्रति कमिटेड थोड़ी नहीं थी, वो सरकार के प्रति कमिटेड नहीं होती, वो संविधान के प्रति कमिटेड होती है। अगर संविधान में वो ठीक नहीं है, जो सरकार काम कर रही है वो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो जुडिशरी जो है उसको खारिज कर सकती है, उसको अवैध घोषित करती है। जैसे अभी अटल जो एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनना था जजों की नियुक्ति को लेकर, जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे सरकार, मोदी सरकार का ये फैसला था और ये एक्ट भी पास हो गया, एक्ट बन गया, सारी राज्यों की विधानसभाओं ने भी पास कर दिया क्योंकि ये जटिल तरह का कानून था। लेकिन जुडिशरी के पास जैसे ही ये गया, जुडिशरी ने इसको खारिज कर दिया एक आर्टिकल की वजह से, सिर्फ एक बात उसमें लिखी हुई थी, वो आप कभी डिस्कस करेंगे फिर। तो हम चैप्टर की तरफ लौटते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अडॉप्ट ए पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री मॉडल, जिसमें हम लोकसभा जो मतलब संसद में पार्टी मेजोरिटी से आती है उसका प्रधानमंत्री बनता है, रियल वास्तविक शक्तियाँ उसके पास होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। एट दैट टाइम अराउंड 35 पॉपुलेशन हैड लिटरेसी, ओवर 50% पॉपुलेशन लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। और जब हमें देश में आज़ादी मिली तो हमारी सिर्फ 35% पढ़ी लिखी जनसंख्या थी और 50% ऐसी जनसंख्या जो पॉवर्टी लाइन से भी, जिसकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही थी, वो रहती थी। द डेमोक्रेटिक मॉडल वाज पोज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके सामने एक ही थी कि डेमोक्रेटिक फोरम में हम किस तरह से देश को ऊपर उठाएं। जो बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने पूरे गांव के गांव किसी ज़माने में जब उनके फेवर में स्थितियां थी, अंग्रेज़ों के टाइम, मुग़लों के टाइम, जो ज़मीन पर कब्जे कर रखे थे, जो मठों के अधीन ज़मीन थी, या जो और बहुत सारी चीज़ें थी जो ठीक करनी थी इस देश में, तो ईयर हैव फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी। क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल हैज़ गॉन डाउन। हमने प्रयास किया और बहुत सारी समस्याएं हमने सुलझाई भी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो जल्दी जल्दी पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही थी और दूसरे जो है वो कभी सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो ऑल दिस हैज़ लीड टू सीरियस डाउट इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी। और इस वजह से मैंने कई बार आपको कहा कि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा, कभी भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा और दूसरे देशों की तरह यहाँ मिलिट्री रूल स्थापित हो जाएगा या निरंकुश तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इट हैज़ इवन लेड टू सोशल अनरेस्ट लीडिंग टू प्रोटेस्ट एंड वायलेंस थ्रू आउट द कंट्री। और इसकी वजह से कई बार कंट्री में वायलेंस भी हुई है और प्रोटेस्ट भी हुए। तो ये एक डेमोक्रेसी की एक आम बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। टू मेंटेन द इंटेग्रिटी, इंदिरा गांधी इन 69 कॉल्ड ऑन द नीड टू मेक ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी कमिटेड। और उन्होंने कहा कि आप इतनी सारी समस्याएं हैं देश की, सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, तो सरकार का इसके साथ मिलकर काम करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है और जुडिशरी कमिटेड होनी चाहिए। और कमिटेड किसके प्रति होनी चाहिए? भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं आई, गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है और पीपल्स की ये डिमांड है कि जो सरकार है वो डेवलपमेंट कार्य करे, इकोनॉमी को ऊपर उठाए, लाइफस्टाइल को ऊपर उठाए, देश तरक्की करे। आप जो भी सरकार काम
कर रही है आप उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है आप उसको चुपचाप मान लें, आप डेवलपमेंट के प्रति कमिटेड हों, लोगों की नीड्स के प्रति कमिटेड हों, आप जो लोगों की जीवन लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए कमिटेड हों, देश की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए कमिटेड हों। The main objective of this committed bureaucracy and judiciary was set up the process of development in India। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें बाधक ना बने, उसमें साथ आए। अब आता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। नेहरू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलीव्ड इन ए स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। आपको पता है ना, सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया था, और सोशलिस्ट पैटर्न के अनुसार नेहरू जी क्या चाहते थे कि ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा कंट्रोल हो। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडस्ट्री वो कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं हम लगाएं, माइन खोदें हम खोदें, हम का मतलब गवर्नमेंट करे, सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। और ये जो इकोनॉमी होती है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। जो अमेरिका वगैरह उसमें प्राइवेट कंट्रोल होते हैं। इन हिज व्यू, उसके विचार में, सिविल सर्वेंट इन सच ए कंडीशन वर टू बी न्यूट्रल पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर, मतलब तटस्थ का मतलब ये नहीं कि वो चाहे किसी भी पार्टी से रिलेटेड हों, उस पार्टी आइडियाज से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में भाग लें। लेटर प्राइमर इंदिरा गांधी हाउएवर did not believe in the doctrine of neutrality। लेकिन इंदिरा गांधी इस न्यूट्रलिटी के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार ठीक है आप न्यूट्रल होकर काम करें, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में आप शामिल ना हो, लेकिन आप कम से कम क्या हो, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, और गवर्नमेंट का मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो जो काम कर रही है आप उस आइडियाज़ को मान लें, उनको भरपूर सहयोग दें, उनके लिए काम करें, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या कहा गया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। समझ में आया। विच इम्प्लाइड बिलीव इन द मैंडेट पार्टी लीडर रिसीव फ्रॉम द पीपल। उनके अनुसार क्या कहा गया कि जो लीडर है ना, पार्टी जो शासन कर रही है आपके देश में, उसको लोगों ने मत दिया है, मैंडेट दिया है, और हमें काम करने की जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है। अगर लोगों ने सौंपी है तो आप भी हमारे साथ जो हम करें, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, हमारे रास्ते में बाधक ना बने। सो दैट दिस इंस्टीट्यूशन कुड सर्व ए सिंगल पार्टी। ओके, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। In such a state, the public sector was to create goods and service for the society. It was believed that private sector would not breed inequalities. Thus, India had a highly intervention state, the private sector being regulated. In such a situation, petty bureaucrats and senior concerned beneficiaries। ये थोड़ा सा हो गया है, सॉरी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कैसे चाहती थी वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। सो दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज ए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि इसलिए जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, वो सिर्फ एक ही पार्टी के प्रति, सिंगल जो पार्टी है जो अब शासन कर रही है इस देश में, उसके प्रति क्या रहे, कमिटेड रहे। समझ में आ गया आपको कि मतलब वो संविधान या न्यूट्रल होकर काम ना करे, वो पार्टी जो सत्ता में, जिसको मैंडेट दिया है पीपल्स ने डेवलपमेंट के नाम पर, वो डेवलपमेंट करें। और उसका कारण भी यही था कि उस टाइम सारे काम IAS अधिकारी के हाथों में थे। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न था। तो इस तरह से जो अधिकारी हैं वो सरकार के कामों में इन्वॉल्व होने लगे हमारे देश में, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस थी और गुड्स थी जितने भी सोसाइटी में, वो किसके हाथों में थी बांटनी,
आईएएस ऑफिसर के अधिकारों अधीन थी। किसको माइनिंग का अधिकार देना है, किसको क्या देना है, किस देश में किस क्षेत्र में रोड बनाने हैं, किस क्षेत्र में रेलवे निकालनी है, सब बांटने की जिम्मेदारी तो किसकी थी? ब्यूरोक्रेट्स की थी। सरकार तो सिर्फ प्लानिंग कर रही थी। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर था हमारा, ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में प्राइवेट चीज़ें नहीं थी वो उसमें भी इनइक्वालिटी थी, तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं ऑफिसर के पास थी। अब क्या होने लगा? अब हमारे देश में भ्रष्टाचार फैलने लगा। जितनी भी योजनाएं बनाई जाती इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में जाती, सारा बेनिफिट, रोड बनते, ठेके उठते, उनमें से बहुत सारा पैसा ये ऑफिसर खा जाते और ये बड़ा बेनिफिट उनको रहा। द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इंडिया हैज़ वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। ये चीज़ हमारी ब्रिटिश से हमें विरासत में मिली थी। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हमें ब्रिटेन से ही मिली हैं। जितने भी इंडियन पैनल कोड और जितनी भी हमारी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आईपीएस की धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं, इंडियन पैनल कोड की धाराएं हैं, विवाह से संबंधित जितने भी कानून हैं, सक्सेशन, डाउरी, बहुत सारे कानून, क्रिमिनल अपराध, वो सारे हमारे अंग्रेजों के समय से अब तक चल रहे हैं। इवन जो ये डिजास्टर एक्ट जो अभी ये आपकी महामारी के टाइम लगा हुआ है कोविड-19 के, ये भी अंग्रेजों की देन है। तो सिविल सर्वेंट भी हमारे अंग्रेजों की देन थे। तो वो भी अपने आप को अभी तक वो बाबू ही समझते थे, जो अंग्रेजों के टाइम में उसकी पोजीशन थी, वो उससे उस पोजीशन से वो कम नहीं आना चाहते थे। द प्रेस्टीज एंड स्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अधिकार और गरिमा और स्टैंडर्ड आईसीएस अधिकारियों की थी, वो एक्सेप्शनल थी। एक्सेप्शनल माने राजाओं की तरह रहते थे ये लोग, अभी भी है मतलब, लेकिन अब वो एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं। उस टाइम वो एज ए जो शाही लोग होते हैं ना, उस तरह से रहते थे। आज आप क्योंकि पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, कुछ बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हमारे देश में है जो परिवर्तन आ रहा है सिविल सर्विसेज में। एक जो है ना, जो सिविल सर्वेंट, एक कारण है, जो पहले वाले सिविल सर्वेंट थे वो उच्च फैमिलीज से आते थे, जिनके पिता मंत्री संतरी जो भी होते थे, बहुत बड़ी ऊंची फैमिलीज से। लेकिन जो आज आईसीएस या आईएएस अधिकारी आ रहे हैं, वो बड़ी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से, किसी रिक्शा चालक का बच्चा है, किसी कुम्हार का बेटा है, किसी को रेहड़ी लगाने वाले का बेटा है। इस तरह से फर्क पड़ जाता है मेंटालिटी में। It was therefore thought that these professional bureaucrats would help in the integration and maintenance law and order of new state. और अब नई सरकार भी ये चाह रही थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो हमारी नया देश बना है, उसमें हमें बिल्डअप का काम करना है, ये ब्यूरोक्रेट्स हमारी मदद करें। However, the ICS which become Indian Administration Service, पहले अंग्रेजों के टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, बाद में IAS बदला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू विद द स्टील फ्रेम लेगेसी, लेकिन ये अभी तक ऐसे ही काम कर रही थी जैसे अंग्रेजों के टाइम कर रही थी। स्टील फ्रेम लेगेसी क्या होता है? स्टील फ्रेम मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी हैड इमनेंस पावर टू विदस्टैंड लोकल प्रेशर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये लोकल प्रेशर को नहीं मानती थी, मतलब लोगों का कहा नहीं लोगों के अनुसार काम नहीं करती थी, पब्लिक इंटरेस्ट के काम नहीं करती थी, जो रूल रेगुलेशन थे उनके अनुसार काम करती थी, अपनी गरिमा को डाउन नहीं करना चाह रही थी। ब्यूरोक्रेट्स कंसीडर देमसेल्व्स टू बी गार्डियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो अभी भी गार्डियन मानते थे। गार्डियन का मतलब होता है अभिभावक, सेवक नहीं मान रहे थे पब्लिक इंटरेस्ट को। इट इंडोर्स दैम विद द स्टेटस ऑफ सुपीरियोरिटी, और वो अब भी मान रहे थे कि हम सुपीरियर हैं, आम पब्लिक हमारे लायक नहीं है बात करने के भी, और हम स्वर्ग से पैदा हुए हैं और हम सिर्फ आदेश देने के लिए हैं। जबकि उनका काम देश की विकास में योगदान देना था, देश की जो पब्लिक थी उसकी समस्याओं का समाधान करना था। The economic strategy implemented after the independence demanded significant bureaucrats reform as the role of servant increased. During the primacy of Indira Gandhi के
समय द रोल ऑफ द स्टेट अंडरवेंट ए ड्रामेटिक चेंज। अब जो सरकार का रोल बदल रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी खुद एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही थी ना, जिस पर पार्टी का कंट्रोल था, न किसके सामने अपोजिशन पार्टियां कुछ कर रही थी। सिंस पब्लिक सेक्टर वाज डोमिनेटेड एंड प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड, और इसलिए हमें क्या करना था, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे और प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट था। रेगुलेट का मतलब सारे उनके भी रूल रेगुलेशन तय करना किसकी जिम्मेदारी थी, ब्यूरोक्रेट्स की। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स की स्थिति बहुत ही वो होगी, परवेसिव होगी। परवेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा उच्च होगी, और वो चेंज कुछ भी नहीं करना चाहते थे। मतलब जो इंदिरा गांधी प्रोग्रेसिव चेंज लाना चाहती थी वो बदलना नहीं चाहते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे टीचर्स को कहें कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम है, जाओ सर्वे करके लाओ आप, वो मना कर देते हैं। इसका मतलब वो बदलना नहीं चाहते। अगर उनको कंप्यूटर दे दिया जाए या नई टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो शायद वो उनका यूज करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब बदलना नहीं चाहते। तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी बदलना नहीं चाहते थे। आपकी मेंटेलिटी, वो जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में नहीं जाते थे, वो जनता को आदेश देने के लिए फील्ड में जाते थे। तो इस तरह से अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए, देश में डेवलपमेंट लाने के लिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, जनता तक पहुंच बनाने के लिए या देश की समस्याओं का हल करने के लिए जो इंदिरा गांधी उनसे सपोर्ट चाहती थी, अब जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो नहीं दे रहे थे। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई स्वतंत्रता के बाद, जिनके कंट्रोल इन आईसीएस अधिकारियों के हाथ में थे, और इन संस्थाओं का काम जो था वो देश में रिफॉर्म्स लाना था। अब इन संस्थाओं का मुझे ये बताओ फ़ायदा क्या होगा जब तक इनके जो कंट्रोल, जो हेड हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरमैन्स हैं, वो बदलना ही नहीं चाहेंगे। तो मान लो एजुकेशन के मामले में है, एक एनसीईआरटी जिसकी आप किताबें पढ़ते हो, वो स्थापना की। अगर जो अधिकारी बैठे हैं प्राचीन काल की हमारी शिक्षा पद्धति ही बनाए रखना चाहते हैं तो वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो सरकार जो क्या कर रही थी, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नई नई संस्थाओं की स्थापना कर रही थी, जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी का कमिटेड होना ज़रूरी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी थी कि सरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे चाहती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी चाहती है, वो आप पूरा करें। ये बहुत सारी संस्थाओं के नाम हैं जो उस टाइम बनी थी, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत सारी संस्थाएं थी भाई जो प्लानिंग कमीशन के साथ काम कर रही थी। और प्लानिंग कमीशन आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो कि किस तरह से हमारे देश का जो विकास था उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी। समझ में आ गया। कमिटेड जुडिशरी हम पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी को तो शायद कंट्रोल करना आसान ही होगा। ब्यूरोक्रेट्स को तो वैसे भी सरकार के ऑर्डर फॉलो ही करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, 2 तरह की कार्यपालिका होती है। थोड़ा सा समझ लो आप, 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक परमानेंट होती है, एक पॉलिटिक्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा राजनीतिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन मंत्री संतरी आते हैं जो बदलते रहते हैं और जिनके लिए संविधान में क्वालिफिकेशन भी निश्चित नहीं है कि वो कितने क्वालिफाइड होंगे। हो सकता है एक वित्त मंत्री जिसको गिनती नहीं आती वो भी हमारे देश का वित्त मंत्री बन सकता है। लेकिन जो परमानेंट आईएएस अधिकारी होते हैं ये सेवा में रहते हैं, 65 साल तक हैं और अपनी फील्ड के इंटेलिजेंट होते हैं, तो सारा काम इनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें सरकार के ऑर्डर ही फॉलो करने होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जुडिशरी जो है वो संविधान के अनुसार करती है। उनका काम, चाहे गवर्नमेंट आपकी गलत काम कर रही है, उसको संविधान के अगर अनुकूल नहीं है तो उसे संविधान के अनुकूल ना होने के कारण रद्द करने का भी उनके पास पावर होती है। ऐसे में ये क्राइसिस इतने बढ़ गए थे जो इंदिरा गांधी और इसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में,
एक टाइम लगा था कि शायद जुडिशरी की जो गरिमा है वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, और ऐसे ऐसे केस आए सामने जिसमें जजों ने भी मतलब इस तरह के फैसले दिए जो सरकार के हक में थे लेकिन संविधान के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थे। और कई बार जुडिशरी के बहुत अच्छे जजेस रहे हैं, वो उन्होंने ऐसे फैसले दिए थे, भुगत भोगी रहे वो, फिर सरकार के जो सरकार का गुस्सा था उसका सहन करने पड़े, अपनी पोस्टें छोड़नी पड़ी, लेकिन वो उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए। इन यूनाइटेड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड द सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ कोर्ट। देखो हमारे देश में ज़्यादातर प्रोविज़न हमने ब्रिटेन और इससे लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उसने कानून बना दिया उनकी जुडिशरी भी उसे खारिज नहीं कर सकती। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका है, उसमें जो कानून उसने संसद ने बना दिया, हाउस ऑफ पीपल, कांग्रेस है वहाँ, संसद को कांग्रेस बोलते हैं, उसको खारिज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। हमारे देश में कुछ अधिकार जो है संसद को दिए गए, कानून बनाने के अधिकार, लेकिन पूरी तरह से हमने ये नहीं दिया कि ब्रिटेन की तरह पूरा कंट्रोल संसद को दे दिया, ये कुछ भी आप बना सकते हो लेकिन उसे कोई खारिज नहीं कर सकता। हमने अमेरिका की वाला सिस्टम अपनाया कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और जुडिशियल रिव्यू में अगर वो पाती है कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है तो इसको क्या कर दिया जा सकता है, इसको रद्द कर दिया जा सकता है, और सरकार उसको दोबारा से संविधान में परिवर्तन करके दोबारा से लागू भी कर सकती है। और मतलब वो जैसे चाहे, मतलब सरकार संविधान में परिवर्तन कर सकती है और जुडिशरी उस परिवर्तन को खारिज कर सकती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी ये है चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया है, इन इंडिया Supreme Court is not the final interpreter of the Constitution. India follows the mid path of judicial interpretation and parliamentary supremacy. मैंने बताया था ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ है, इंग्लैंड में, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम पावर है वो है अमेरिका में। हमने ये बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता में ये है कि कुछ बातें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जो है संसद कानून बना सकती है लेकिन जुडिशरी उसको संविधान के अनुसार खारिज कर सकती है। लेकिन अमेरिका में पता क्या होता है, अमेरिका में जज ये कहते हैं कि कानून क्या है, मतलब हम संविधान के तहत चुने जाते हैं लेकिन संविधान क्या है वो हम बताएंगे। जो अमेरिका के जज हैं वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। जुडिशरी हमारे The Indian judicial has advanced the doctrine of basic structure of the constitution। ये 1977 में केशवानंद भारती केस में ये शब्द हमारे देश में आया कि जो अगर पार्लियामेंट हमारी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करती है वो कर सकती है, उसके पास पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो तोड़ नहीं सकती। द सुप्रीम कोर्ट गिव इट रूलिंग इन सेवरल केसेस। In the Golaknath case, the Supreme Court ruled that the Parliament had not power to abridge or violate the fundamental rights. In 24th Amendment established parliamentary supremacy to amend the Constitution। बहुत सारे संविधान में परिवर्तन इंदिरा गांधी ने उस टाइम किए। 24वां संविधान संशोधन, 25, 26, 23, 28, 29, 42 तक संविधान में संशोधन किए। और जब ऐसा किसी सरकार को इतने संशोधन करने पड़ सकते हैं, इतने तो नेहरू जी ने भी नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि वह सरकार सब चीज़ों को, सब सिस्टम को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रही है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, एक 1967 का गोलकनाथ केस आया था, आपको पता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। ये सारी बातें याद कर लेना कि संविधान के में परिवर्तन कर सकती है बट फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं कर सकती।
लेकिन 24वां संविधान संशोधन इसके विरोध में हुआ। उन्होंने कहा 24वां संविधान संशोधन, देखो भाई आप समझ नहीं पाओगे इस बात को, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं। हमारी जुडिशरी किस आधार पर निर्णय देती है? अपने आप निर्णय नहीं दे सकती। जो संविधान में लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, उसके अनुसार निर्णय देगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में नया लिखा भी जा सकता है ना, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सरकार कुछ लिख दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे मान लेता है कि ये भी संविधान का हिस्सा है। तो 24वें संविधान संशोधन में लिख दिया गया कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। हम संविधान के हर एक आर्टिकल पर, आप तो कहते हो कि तीसरे पार्ट पे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के हर अक्षर में परिवर्तन कर सकती है। दिस मैटर, अब यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और केशवानंद भारती केस आता है फिर 1977 का, जिसमें सारे विवाद को खत्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट। 24वां 25वां संविधान 26वां संविधान मान लेती है कि आप ठीक है परिवर्तन कीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल ठीक है, प्रीवी परचेज बिल्कुल ठीक है, करिए आप, लेकिन आप संविधान की आत्मा नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते। अगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं ला सकते। अगर हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो आप यूनिटरी सिस्टम नहीं ला सकते। अगर जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, संसद के बनाए हुए कानूनों को देखने की पावर है, तो आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। यस, ये भी ख़त्म करने की कोशिश की 42वें संविधान संशोधन में। ये 24वें 25वें संविधान संशोधन भी जुडिशियल रिव्यू को तोड़ने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दोबारा से अच्छी सरकारें आई, दोबारा से वही स्थिति लागू हो गई और आज हमारी जुडिशरी प्रेसिडेंट के किसी भी मामले को, संसद के किसी भी कानून को, एग्जेक्टिव के किसी भी फैसले को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। सिर्फ 9th शेड्यूल में जो मामले 1973 तक शामिल हो चुके थे उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, बाद में और सारी चीज़ों पर जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद था बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब था। द पार्लियामेंट हैज़, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ध्यान से देखना। द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड और वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको संविधान में संशोधन करने की इजाज़त है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। द पार्लियामेंट हैज़ टू पावर द अल्टर और अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट में बदलिए, उसको अल्टर कीजिए। द जुडिशरी हैज़ द फाइनल अथॉरिटी, और उन्होंने कहा कि जुडिशरी के पास जो आप जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनना चाह रहे हो सरकार से, वो कभी नहीं होगा। जुडिशरी के पास अथॉरिटी है कि वो संविधान में जो परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, जो मतलब जो संविधान के अनुकूल नहीं है सरकार के द्वारा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार के हाथ बांध दिए इसने, इस फैसले ने। क्यों? क्योंकि लगातार सरकार जो है, इंदिरा गांधी की सरकार ऐसी कोशिश कर रही थी जो ताकि जुडिशरी की पावर, पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट में तो खैर वो खुद ही थी, जुडिशरी की पावर कम हो जाए और उनके मामलों में दखलंदाजी ना की जाए। इन मैनी केसेस जुडिशरी, यहाँ बहुत सारे केसेस हैं भाई, लेकिन हम इतना डिटेल से करेंगे तो वीडियो 10 बन जाएंगे इसकी। आप दूसरे सोर्सेज से पढ़ सकते हो, जैसे मैंने एक वीडियो भेजी थी डॉक्टर विकास देवी कीरति की, वो बहुत अच्छी है, इस मामले में बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इन मैनी केसेस जुडिशरी हैज़ इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे केस आए जिसमें जुडिशरी ने संविधान को इंटरप्रेट किया, ये बताया कि संविधान का मतलब क्या है। सरकार अपने तरीके से मतलब निकाल लेती है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन फाइनल अथॉरिटी कि संविधान में क्या कहा गया है ये हमारी कोर्ट के पास है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी इंडिकेट दैट रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था कि 50% से ज़्यादा
रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। आपको पता है जो पार्टी पॉलिटिक्स चलती है तो किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए आरक्षण दे देती है। आपको पता हो तमिलनाडु में आरक्षण 69% है। ओके, और जो सरकारें हैं वो किसी न किसी इलेक्शन में किसी न किसी वर्ग को कमिट कर देती है, हम आपको आरक्षण देंगे। जैसे हुड्डा साहब ने हरियाणा में किया था कि 10% आरक्षण हम देंगे। तो इसी तरह से एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मोर्चा सरकार के, फ्रंट सरकार के मंत्री थे, 1979 की बात है, वो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने घोषणा कर दी कि 27% आरक्षण हम देंगे बैकवर्ड क्लासेस को। 27 क्यों देंगे? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 27% थे। अब क्या हुआ, उसके विरुद्ध बहुत सारी पिटीशन हुई, बहुत सारे दंगे देश में हुए, जर्नल बच्चों ने खुद को आग लगा दी, देश में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। कोर्ट में जब ये फैसला गया, मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी ये, मंडल कमीशन बैठा था पिछड़े हुए की स्थिति को मापने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप लागू कर दीजिए 27% आरक्षण, लेकिन आप उस चीज़ को 50% से ज़्यादा आरक्षण में नहीं बदल सकते। 50% का मतलब ये है 13.5% पहले ही एससी को चली गया है आरक्षण, 7.5% एसटी को है, 27% आरक्षण बीसी को आप दे रहे हो, 49% के आसपास ही आरक्षण बनता है। तो इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन कई जो राज्य हैं उन्होंने ये आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी। फिर उसने कहा कि क्रीमी लेयर को नहीं मिल सकता। क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस में टॉप पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, ए ग्रेड की नौकरियों पे बैठे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। एक विशाखा दत्त केस आया था, राजस्थान का केस था ये विशाखा, जो वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है। तो जुडिशरी ने ये भी इंटरप्रेट किया था कि वर्क प्लेस पर जो वायलेशन होता है इस तरह का अगर महिलाओं के प्रति, तो उनका लाइफ और लिबर्टी का अधिकार उल्लंघन होता है, और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं का वर्क प्लेस पर शोषण ना हो, इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए। तो जुडिशरी के फैसलों के आधार पर बहुत सारे कानून सरकारें बनाती भी हैं। मतलब जुडिशरी उनको रास्ता दिखाती है कि आप ये कानून बनाएं। जैसे एक अभी कानून आया था ट्रिपल तलाक का, ये जुडिशरी में तो आया था केस, साहबानों का केस का, उसी में तो कहा, जुडिशरी ने फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाओं को ये 3 तलाक जो है ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तलाक भी दे तो उनको, हिंदू जो वुमेन्स हैं, इंडिया में जितनी औरतें हैं जिसे तलाक मिलता है, वो वोमिनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए कि तलाक के बाद भी जीवन भर उसका पालन पोषण करेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा। जो मुस्लिम कानून है उनके अनुसार महिलाओं को ये का इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और मुस्लिम महिलाओं पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ देश में कानून एक नहीं है। जितने भी धर्म है उतने कानून बना दिए, ये अंग्रेजों की देन है। वी होप कि जल्दी ही हमारा एक कानून बन जाए। मुस्लिम वुमेन्स को वो अधिकार ही नहीं मिल रहे थे जो हिंदू वुमेन्स को मिल रहे थे तलाकशुदा होने पर। वो कानून थे शरीयत के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कानून, पुराने ढंग के कानून जो चल रहे थे, उनके अनुसार ना उनको गुजारा बता था, 3 बार कह के तलाक दी जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए सरकार को कि आप इस तरह से कानून बना दीजिए जिसमें इनको भी अधिकार मिले। और राजीव गांधी सरकार को ऑर्डर दिए थे, लेकिन राजीव गांधी इसमें दबाव में आ गए और अब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया और ये कानून बन गया। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी बात नहीं कि दोनों में वही रहता है, क्राइसिस ही रहते हैं। दोनों एक दूसरे के को रास्ता भी दिखाते हैं, नए नए कानून बनवाते हैं। The doctrine of basic structure has become the foundation stone, both the dignity, rigidity and the flexibility of Indian Constitution. और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन है कि हमारा देश का संविधान फ्लेक्सिबल भी है, परिस्थितियों के अनुसार बदल भी सकता है, लेकिन रिजिड भी है कि आप सरकार जो है उसे अपने हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता।
It has clearly highlighted that certain provisions of our constitution were basic in nature and therefore could never be altered. कि हमारे देश के कुछ प्रोविज़न जो है वो बेसिक किस्म के हैं जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी की जगह आप देश में तानाशाही नहीं ला सकते। सेकुलरिज्म की जगह आप इस देश को इस्लामिक या हिंदू नहीं बना सकते। आप सोशलिज्म को नहीं नकार सकते, आप फेडरलिज्म को नहीं नकार सकते, आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है भारत का। वाइल ऑल अदर वर फ्लेक्सिबल, और दूसरे जो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रावधान हमारे देश में जिसे हम बदल सकते हैं आराम से। तो हमारा देश का जो संविधान है वो एक डायनामिक संविधान है जिसमें संविधान के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब ये कमिटेड जुडिशरी का ड्रीम क्या था इंदिरा गांधी का? कमिटेड जुडिशरी का मतलब है इंडिया नेहरू हैज बैंक्ड ऑन ए कमिटेड जुडिशरी टू अकम्प्लिश हिज गोल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए नेहरू चाहते थे कि जो जुडिशरी जो है कमिटेड हो सोशल जस्टिस के प्रति। मतलब वो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है कोशिश सोशल जस्टिस को स्थापित करने के लिए, जैसे जमींदारों से ज़मीन लेने के लिए या और दूसरी चीज़ें, वो सोशल जस्टिस के आड़े ना आए, सोशल जस्टिस होने दे। इंदिरा गांधी ट्राई टू फुलफिल द गोल ऑफ कमिटेड जुडिशरी, और इंदिरा गांधी भी चाह रही थी कि वो मैं करूं, उसके प्रति भी जुडिशरी कमिटेड हो। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलवेज अप्रूव्ड द फर्स्ट एंड 17th अमेंडमेंट। द गोलकनाथ केस 1967 has come a surprise to parliament when, देखो जब तक नेहरू थे शायद जुडिशरी में उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं थी, या जो भी है, ये सब मैं नहीं कहूँगी कि हिम्मत नहीं थी। शायद जुडिशरी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि हाँ देश के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इनको ज़्यादा पता है कि देश का आगे डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलाया जाए, उसे डेवलप कैसे किया जाए, उसका निर्माण कैसा किया जाए, हम बाधा ना बने। लेकिन गोलकनाथ केस एक सरप्राइज था पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं कोई भी रूल रेगुलेशन एक्ट ऐसे नहीं बना सकती सरकार जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। मतलब ऐसा कोई कानून जो पहले बना हो या आगे बनेगा या अब है, अगर वो संविधान के में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है तो वो खारिज हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस 13 की भी गलत इंटरप्रिटेशन करवा दी। क्यों? क्योंकि कुछ संवैधानिक भूल हो गई थी और उसमें एक्ट शब्द नहीं लिखा हुआ था। उस एक्ट का सहारा लेकर एक्ट बनवाए फिर उन्होंने 24वां एक्ट, 25वां एक्ट, इस तरह से। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, गिवन बाय जज। और जज कौन कौन से थे उस टाइम? जो जज थे, जो सीनियर मोस्ट जज थे, CJ Sikri, J Sikri, Hegde. That doctrine led to executive to violate convention when in 1973 these days were bypassed. Senior most judge of Supreme Court who had delivered judgment against the government और they bypass their junior justice A.N. Roy। ये सारी बातें इन्होंने एक ही लाइन में लिख दी भाई। आपको पता है केशवानंद भारती केस में लोग बैठे थे, 13 जज बैठे थे, अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, 13 ही थे उस टाइम। और सरकार के विरुद्ध ये फैसला दिया था कि सरकार जो है वो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करवा सकती संसद के माध्यम से। उसी टाइम जो हमारे जो सीनियर मोस्ट जज थे, मुख्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं, वो तो रिटायर हो गए। अब इनकी बारी थी CJ सिकरी, सेकंड सिकरी और हेगड़े की बनने की, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। जो जस्टिस सरकार के पक्ष में जिसने फैसला दिया उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया। और ये हमारी डेमोक्रेसी पर और जुडिशरी पर एक बड़ा सवालिया निशान था
शुक्र है एक दो बार फिर इंदिरा गांधी के टाइम ऐसा हुआ, बाद में ये चीज़ें नहीं हुई क्योंकि कानून बन गए थे और उसके अनुसार इस तरह से जो जुडिशरी को अपने इन्वॉल्व करना चाहा इंदिरा गांधी ने कि वो पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति कमिटेड हो, जो हम लेके आ रहे हैं पॉलिसीज़ आप उनके विरुद्ध ना बोलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।